हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों को सही पर्व त्योहार बीत गए, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ये पॉलिटिकल चैप्टर है और पॉलिटिकल साइंस का जो स्टार्ट होता है, जो हमारे संविधान, हमारे देश के संविधान, उसके प्रस्तावना से मैं आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ। प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के सोर्स, प्रस्तावना के इतिहास, प्रस्तावना के मतलब क्या होता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना से हमें क्या क्या मिलता है, क्या प्रस्तावना पूरा संविधान का सार है या नहीं। जिस तरीका से आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सारी चीज मिल जाते हैं कि हमको इस चैप्टर में सब चीज मिलता है, मतलब कि ऊपर प्रस्तावना लिखा हुआ होता है, एक तरीका से कहें तो परिचय, और उसमें दिया गया रहता है कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान के बारे में लिखा गया है। चार तत्वों के बारे में आप लोग जानते हैं। भारत के हम लोग का प्रस्तावना संरक्षण कैसे करता है, हम लोग को न्याय कैसे दिलाता है और समानता कैसे देता है, इसी के बारे में आप लोग कुछ बताते हैं। देखिए, ये भारत के प्रस्तावना है। भारत के प्रस्तावना के सबसे पहले इतिहास जान लेते हैं। भारत की प्रस्तावना का इतिहास ये रहा है कि यह प्रस्तावना शब्द जो लिया गया है, ये प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका शब्द जो है, प्रस्तावना का विचार, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना का शब्द ना का शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से मतलब क्या हुआ, ये पूरा प्रस्तावना, इसमें कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की समानता है, ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जैसे यहाँ लिखा है हम भारत के लोग, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि कैसे प्रस्तावना को लिखा जाएगा। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के लोग के द्वारा यहाँ केवल हम भारत के लोग कर दिया गया है, यानी कहा जाए तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और इसका शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? तो प्रस्तावना का विचार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में आया। जब संविधान सभा बैठा था, संविधान सभा जब एक संविधान बनाने के लिए सभा बैठा था, तो प्रथम बैठक हुआ, आप लोग जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा हुआ 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का जो प्रथम रूप है, उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने पेश किया संविधान सभा में। और यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो आप लोग प्रस्तावना देखते हैं, ये जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है, इसी का मुख्य रूप है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया, तो ये प्रस्तावना के बारे में सर्वप्रथम एक केस हुआ बेरुवाड़ी 1960 में। बेरुवाड़ी में कहा गया कि प्रस्तावना कोई संविधान का अंग नहीं है। जिस तरीका से एक परिचय है, उसी तरीका से एक सार है। लेकिन यही बात जब 1973 में एक केस आता है, जिसका नाम है, आप लोग सुने होंगे, बहुत मशहूर केस है, जिसमें मौलिक अधिकार को भी, जैसे मौलिक अधिकार हमारा साथ हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार भी इसमें से हटा लिया गया था। वो केस के नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती में फिर जजों ने स्वीकार किया कि नहीं, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का विषय है। ठीक है, अब प्रस्तावना में हम जानते हैं कि प्रस्तावना में हमको क्या क्या मिलता है। देखिए, ये प्रस्तावना को याद करने का तरीका यहाँ मिटा देते हैं हम। देखिए क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, पहले तो ये समझे, हम भारत के लोग भारत को क्या मानेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के इंग्लिश क्या होता है? सोवर इग्निटी। दूसरा समाजवादी, सोशल। तीसरा धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। चौथा है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक। पांचवा है गणराज्य यानी रिपब्लिक, यानी इसका फॉर्मूला है ट्रिपल एस डी आर। पहला एस से होता है सोवरिनिटी, दूसरा एस से होता है सोशल, तीसरा एस से होता है सेकुलर, डी से होता है डेमोक्रेटिक, आर से होता है रिपब्लिक। यानी हम भारत के लोग ट्रिपल एस डी आर बनाने के लिए, ये याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये पूछता है कि हमारे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का हुआ है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये न्याय क्या है? सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं संप्रभुत्व संपन्न क्या है। तो संप्रभुत्व संपन्न यही है कि जो राज्य हमारा भारत जो है राज्य है, ये अपना निर्णय लेने में मतलब स्वयं पे प्रभु हो, स्वयं निर्णय ले सके। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी मतलब यहाँ की संपत्ति पे सबका अधिकार, जैसे कि निजी संपत्ति या गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ के समाज पे संपत्ति पे सबका वितरण हो, इस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, ये समाजवादी हो गया। तीसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये कोई शब्द तो नहीं था, इसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। और पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राज्य धर्म से अलग नहीं हो सकता, तो उन्होंने पंथ निरपेक्ष दिया था। पंथ निरपेक्ष यह है कि धर्म तो हर राज्य का होता है, लेकिन पंथ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इस पंथ के लेके सपोर्ट इनको करे, कोई राज्य ये सपोर्ट नहीं करता था, तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब बहुत के शासक, लोकतांत्रिक गणराज्य जिसकी जनता के द्वारा ही, इसमें ये जनता के द्वारा ही चलाया जा सकता है, मतलब समस्त शक्ति किसमें हो? जनता में हो, यही लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। संविधान का ये मुख्य परिचय हो गया। संविधान में के प्रस्तावना में ये परिचय दिया गया कि संविधान में सब अधिकार दिया गया है। उसके बाद संविधान में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, ऊंच नीच की भेदभाव ना हो, सब में समान अधिकार हो, या लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, औरत या पुरुष ऐसी कोई भेदभाव नहीं हो। आर्थिक, सभी के अवसर, जैसे कि सभी के यहाँ राज्य में धन कमाने के लिए या नौकरी करने के लिए, एक यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है सब में समान रूप से बटे, सब में समान रूप से चलेगा, ये राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, ठीक है ना। मेरी आर्थिक न्याय करेगा, ये नहीं कि एक के पास बहुत संपत्ति हो जाए, एक के पास कुछ भी नहीं रहे, ये राज्य का प्रयास होगा, ठीक है। और तीसरा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय अगर राज्य ये कर्तव्य होगा कि सभी व्यक्ति को राजनीति में अपना हक देगा और राजनीति में सभी को अवसर देगा, यानी राजनीतिक रूप से सभी को, ये नहीं हो कि ये पद फिक्स है कि इसके लिए इसमें भेदभाव हो, सबको अधिकार होगा राजनीति में आने के लिए। अब तीसरा, अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। 3 प्रकार के न्याय हो गया, न्याय 3 प्रकार के, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की है। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार हुआ, 1 2 3 4 5। देखिए अब इस स्वतंत्रता को कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले मन में क्या आता है? विचार आता है। तो सबसे पहले मन में जब विचार आता है तो हम अपना विचार को क्या करते हैं? किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं। जब हमारे सामने कोई विचार आया तो हम उसको क्या किए? अभिव्यक्त किए। जब विचार को हम अभिव्यक्त करेंगे तो क्या होगा? किसी को विश्वास होगा। जब हम अपने विचार को किसी के सामने अभिव्यक्त करेंगे तो किसी को क्या होगा? विश्वास होगा। जब विश्वास होगा
तो वही धर्म हो जाएगा। विश्वास हो गया तो क्या हो गया, धर्म हो गया। और जब धर्म हो गया तो लोग धर्म में क्या करते हैं, उपासना करते हैं। ये याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले हमारे अंदर विचार आया, विचार को हम अपने सामने अभिव्यक्त किए, और जब अभिव्यक्त किए तो आपको क्या हुआ, विश्वास हुआ। जब विश्वास हुआ तो धर्म बन गया, और धर्म हुआ तो उपासना। ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है, किसमें, भारतीय प्रस्तावना में। फिर 2 प्रकार की अवसर दिया गया, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और समता। देखिए, प्रतिष्ठा और समता मतलब, आप एक लोग बहुत चर्चित कहानी सुने होंगे, जो भी कहता है कि आपको मानहानि के केस होंगे। मानहानि, मानहानि मतलब वही मान सम्मान, यानी आपको सबको यहाँ संविधान जो है प्रतिष्ठा के लिए अवसर दे कि सभी को प्रतिष्ठा बराबर रहेगा, किसी को ये नहीं है किसी को कम किसी को ज्यादा। जो यहाँ प्रतिष्ठा कानून के नजर में माननीय श्री प्रधानमंत्री का है, वही एक व्यक्ति का भी है। सबको एक समान प्रतिष्ठा मिलेगा, और अवसर की समानता, और सबको समान अवसर मिलेगा। राज्य की कोई भी काम है उसमें सभी को भागीदारी होता है, और सभी की भागीदारी समान अवसर। इसी में आप लोग कहिएगा कि रिजर्वेशन आ जाता है, तो रिजर्वेशन की एक अंग है, वो बात की बात है, हम बताएंगे। वो अवसर का अंग ही है, क्योंकि जो पिछड़े हुए हैं उनको तो अवसर मिलता नहीं है, तो एक अंग है। ये कहिएगा कि समान नहीं होता है, तो समान ही है, जरूरत के हिसाब से इसको किया गया है। ये बाद में कहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बताऊंगा जब फंडामेंटल राइट बताऊंगा तो उसी में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ये अवसर की समानता मिलता है, और प्रतिष्ठा के, दोनों चीज के संविधान क्या करता है, समानता देता है। इसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता। आप जानते हैं हमारे भारत जो है विभिन्नता में एकता है। जैसे मान लीजिए हर स्टेट में जाइएगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, हर स्टेट के बाद जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हो जाएगा, फिर भी हमारा भारत को एकता बना हुआ है। तो एक अखंडता में एकता, ठीक है ना, सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व, बंधुत्व माने भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं। ये संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया और इसे लागू किया गया। आपने अभी तक देखा प्रस्तावना में हमारा जो भारत का प्रस्तावना है भारतीय संविधान के बारे में क्या बताता है, यह बताता है कि पूरा जो शक्ति होगा वो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, मतलब स्वयं में निर्णय करने में स्वतंत्र होगा, और समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों माने, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। लोकतांत्रिक में समस्त शक्ति जनता में निहित होगा। उसके बाद 3 प्रकार का न्याय की बात किया है कि हम आपको 3 प्रकार के न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूरे भारतीय नागरिक को 3 प्रकार के न्याय मिलेगा। फिर 5 प्रकार की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। आपको कहीं किसी भी कहीं कुछ बोल सकते हैं, विचार अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये नहीं विचार व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्र है आप उसके लिए, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोई भी चीज में आप विश्वास करते हैं, कोई भी धर्म में विश्वास करिए, कोई भी चीज उठाइए, आपको उसमें ये नहीं है कि आप इसमें विश्वास करिए इसमें विश्वास नहीं करिए, ये राज्य ऐसा रोक टोक करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप कोई भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, राज्य उसके लिए स्वतंत्र छोड़ता है। आप कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने, उसके लिए राज्य स्वतंत्र, राज्य कोई अड़ंगा नहीं करेगा। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, राज्य उसके लिए स्वतंत्र छोड़ता है। आप कोई भी उपासना कर सकते हैं, उसके लिए राज्य मना नहीं करता है। फिर आपको कहता है कि भारत की तो वो अवसर की समानता देता है, आपको प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा का और अवसर का, आपको हर चीज में आपको भागीदारी का अवसर की समानता देता है, और आपके मान सम्मान के कानूनी रूप से रक्षा करेगा, ये हमारा संविधान कहता है। उसके बाद उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ावा देता है, भाईचारे को बढ़ावा देगा, ये हमारा प्रस्तावना कहता है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या, शुरू में प्रस्तावना यही था, क्या इसमें कभी संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट जिसको कहते हैं। तो देखिए प्रस्तावना में आज तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ हम ताकि लिखते हैं, एक अमेंडमेंट हुआ है मात्र, एक मात्र संशोधन हुआ है जिसको 42वां संविधान संशोधन कह लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब क्या हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन,
पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। पूछता है कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? तो हाँ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन मात्र अभी तक हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारे माननीय सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये प्रस्तावना के विषय में मुख्य विषय हो गया, और इसके विषय में आपको ज्यादा तो नहीं जानना चाहिए, मुख्य रूप से मैंने बता दिया। ठीक है, आप लोग को ये मेरा जानकारी कैसा लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं वीडियो कभी कभी बनाते रहूंगा, थोड़ा सा ऐसे व्यस्तता चल रही थी इसलिए नहीं बना रहा था। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे।